विजिबल है? थम्स अप करके बता दें। यस, ओके। सो हठ योग हम पढ़ रहे हैं अभी, चूंकि मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट नहीं ली है जिसमें इंट्रोडक्शन है ना, बीच से ले लिया था, तो एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि हठ योग योग का एक प्रकार है। तो योग के मुख्यतः कितने ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन ऑथेंटिक एंशिएंट साइंस बुक्स में माने गए हैं वो हैं 4। उसमें है मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ये श्लोक से आपको देखो क्लियर हो रहा होगा। मंत्र योग, हठ योग, लय योग तृतीया और चतुर्थ राजयोग। ये शिव संहिता में ये मंत्र दिया गया है और जिसमें योग के ये 4 प्रकार माने गए हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ठीक है, अब हम फर्स्ट देखते हैं मंत्र योग। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र, मतलब जो जिस चीज को हम बार बार मनन करें और वो हमें इस भव से या हमारे मन को पार करा दे, मतलब मन पर हमारा नियंत्रण करना सिखा दे, वो क्या है? मंत्र है। और ये कैसे होता है? जब हम देखिए 2 शब्द हम बहुत यूज करते हैं, कीर्तन और संकीर्तन। कीर्तन क्या होता है कि जब हम डिफरेंट टाइप के मंत्र चैंट करते हैं वो कीर्तन हो जाता है। और संकीर्तन होता है कि जब हम कोई एक मंत्र को लेते हैं और सिर्फ उसी को बार बार चैंट करते हैं। तो जब हम संकीर्तन करते हैं मतलब किसी एक मंत्र को बार बार चैंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे होता है कि जैसे अगर एक पत्थर पर रस्सी को बार बार चला रहे हैं तो उस पर निशान आ जाता है। ऐसे ही इस मंत्र के जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होते हैं उनके पैटर्न हमारे ब्रेन में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मंत्र की परिभाषा इन्होंने क्या दी है? मनन इति मंत्र। जो मनन चिंतन करता है वो मंत्र है। तो मंत्र के द्वारा योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारी जो मन की चंचलता है उसको रोक देना या उसका निरोध कर देना या उसको अपने मन को अपने वश में कर लेना। ठीक है, तो हर तरह के योग में हम फाइनली यही करते हैं कि अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो जब हम मंत्र योग में करते हैं तो हम मन की चंचलता को कैसे रोकते हैं? मंत्र के द्वारा, कि किसी एक मंत्र को हमने बार बार पढ़ा, उसको पढ़ने से कुछ साउंड वेव्स क्रिएट हुई और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का हमारे शरीर और मन दोनों पर इफेक्ट पड़ा। और जब दोनों पे इफेक्ट पड़ा तो हमारे ब्रेन में उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें जो हम उस मंत्र को चैंट कर रहे हैं, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो रिदम है, लय है, ताल है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि किसी मंत्र को हम अशुद्ध उच्चारण करें या उसकी लय और ताल को बदल दें तो उसके इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो अगर हम जैन धर्म के संदर्भ में लें तो हम लोग ज्यादातर नमोकार मंत्र को फॉलो करते हैं। अब किसी भी धर्म का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, धर्म ये नहीं होता है कि आप ये पूजा कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये पाठ कर लो। ये धर्म के एक अंग है, धर्म नहीं। दोनों में अंतर समझ रहे हो? धर्म का सीधा सा अर्थ क्या है कि आप हर तरह की चीज को धारण कर सकें। और आप धारण कब कर सकेंगे? जब आपका माइंड बहुत ब्रॉड होगा। यदि आपका माइंड बहुत संकुचित है तो आपके परिवार में मान लीजिए आपके 2 बच्चे, आपके हस्बैंड, 4 लोग हैं, तो शायद आप उस परिवार की कैटेगरी में अपने इन-लॉज को भी ना रख पाए। और जितना आपका ब्रॉड होगा तो शायद आप अपने फ्रेंड, अड़ोसी पड़ोसी को भी अपने फैमिली के कैटेगरी में रख दें। ठीक है, सो धर्म का मतलब भी होता है कि आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाए कि उसमें आप हर चीज को धारण कर सकें। और यही कारण है कि आप किसी भी धर्म के जो बहुत फेमस मंत्र होते हैं
आप उसमें देखिए कभी भी किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं बोला जाता है। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो किसी विशिष्ट के लिए नहीं बोलते कि भैया जैन धर्म में जितने साधु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। हम क्या बोलते हैं, वो सब व्यक्ति जिनमें साधु की क्वालिटी है या अरिहंत की क्वालिटी है ना, या सिद्ध की क्वालिटी है, हम उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जैन है कि क्या है। हमने एक क्वालिटी डिसाइड कर दी है कि भाई अगर एक साधु है तो उसकी ये चर्या होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए, जिनको हम मूल गुण बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो उसमें है तो वो फिर किसी भी धर्म का हो, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही आप यदि हिंदू में जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो ये नहीं बोलते कि भाई जो हिंदू है वो ही सुखी है। विश्व में कहीं भी कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, इवन एक इतना बुरा व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, उसकी भी हम कामना करते हैं कि सुखी हो। तो यदि धर्म के आप बेसिक फाउंडेशन देखें तो लगभग हर धर्म का यही है कि वहां पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और उसमें यही होता है कि हम अपने माइंड को इतना ब्राइड कर देते हैं, इतना वाइड कर देते हैं कि हर व्यक्ति का उसमें समावेश हो सके और हम हर व्यक्ति को अपना मान के वासुदेव कुटुंबकम की भावना को फॉलो कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि मंत्र योग क्या है। तो मंत्र योग क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है ना कि क्या है। अब इसके कुछ जो प्रमुख मुनि माने जाते हैं वो है नारद मुनि, ऋषि भृंग, बृहस्पति देव, ये इसके प्रसिद्ध मुनि। हालांकि आप लोग को ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं बता रही क्योंकि ये योग का बेसिक है। ठीक है, अब मंत्र योग में मोस्टली 16 अंगों का वर्णन किया जाता है। भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग, आचार, धारणा, दिव्य, देव, देश सेवन, मुद्रा, दर्पण, हवन, बलि, योग, जप, ध्यान, समाधि। ठीक है, और इसको फॉलो करके वो अपने मंत्र के द्वारा मन को वश में करके और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मंत्र योग हो गया। अब इसके बाद आता है लय योग। लय योग का मतलब होता है लय हो जाना, किसी चीज में लीन हो जाना। मतलब यदि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें तो वो लय योग है। और उसमें क्या होता है कि जो साधक होता है वो अपनी हर चीज भक्तिवश ईश्वर के अधीन कर देता है। तो वो जो भी कर्म करता है वो सब वो ईश्वरमय होके करता है। उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता है। और इसके प्रमुख ऋषि कौन है? महर्षि अंगिरा, सातवें ऋषि वशिष्ठ और कपिल, कश्यप, ये सब इसके ऋषि। फिर लय योग, ये सिर्फ आप सुनते जाइए क्योंकि ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है ये, है ना। लय योग में क्या होता है, कितने अंग हो जाते हैं? यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि, ये 8 अंग हो जाते हैं। फिर आता है राजयोग। तो राजयोग जो है ये सबसे प्रचलित योग है। यदि आप प्रेजेंट में देखें तो 2 ही योग बहुत अधिक चलते हैं, एक राजयोग, दूसरा हठ योग। राजयोग को ही अष्टांग योग कहा जाता है। ये महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में लिखा गया है और इसको सभी योगों का राजा कहते हैं, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। और इसमें जैसे हठ योग प्रदीपिका भी हम पढ़ेंगे तो इसमें 4 अंग हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नादानुसंधान। घेरण्य संहिता में 7 हैं। ठीक है, षटकर्म, आसन, मुद्रा बंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ऐसे ही राजयोग में 8 अंग हैं और ये राजयोग के 8 अंग बहुत फेमस हैं। तो इसके 8 अंग क्या हैं? यम, दूसरा ये इसके 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 अंग हैं ये आप लोग को बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। नियम पहले नहीं आएगा, पहले यम ही आएगा। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो पहले 5 हैं, यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है? बहिरंग अंग है इसके, इनको हम बहिरंग बोलते हैं। और आखिरी के जो 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आंतरिक जगत से जोड़ते हैं, इसलिए इसको अंतरंग बोलते हैं। तो 5 इनके बहिरंग हैं और 3 अंतरंग। अब चूंकि ये हमारा हमेशा यूज होगा तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं। अब हम मैम ये बहिरंग का मतलब क्या होता है? किसका? बहिरंग का? बाह्य जगत से जो जोड़ते हैं, बाह्य अंग हैं, ओके। ठीक है। और अंतरंग मतलब जो अंतर जगत से जोड़ते हैं, अंतरंग है। मैम तो इसको अब स्थूल और सूक्ष्म भी बोल सकते हैं ना, स्थूल क्रिया और सूक्ष्म क्रिया। यही टर्म यूज किया जाता है, बहिरंग और अंतरंग, पर्टिकुलर यही टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो है इनके भी प्रकार होते हैं। तो जैसे यम, यम 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये पांचों जो होते हैं, ये जैन में भी ये पांचों को फॉलो किया जाता है ना। और इनको अणुव्रत, महाव्रत या पंच महाव्रत ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये जो अणुव्रत, महाव्रत या पंच महाव्रत हैं, ये क्या है? यम है, ठीक है। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह न करना। सत्य मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बोलना। और ये हमेशा तीनों से होते हैं, मन, वचन और काय, तीनों से होते हैं, मतलब मानसिक, वाचिक और कायिक। अस्तेय मतलब जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उसे बिना किसी को पूछे ना लेना, या हम एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अपने जेनाइटल आर्गन्स पर कंट्रोल रखना, दूसरा होता है कि ब्रह्म में ही विचरण करते रहना, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, किसी भी चीज की हिंसा ना करना। तो इसमें अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मारें। यदि आप किसी को चांटा मारते हैं तो भी वो हिंसा है, यदि आप किसी को जान से मारते हैं तो भी वो हिंसा है, यदि आप किसी को ऐसा कुछ बोलते हैं कि जिससे उसका वचन मन बहुत दुख जाता है। मान लीजिए एक अंधा कहीं जा रहा है और हम उसको बोल दें कि ए अंधे, दिखता नहीं है क्या? तो ये हमारी वाचिक हिंसा है। और हम मन से जो सोचते हैं, कभी कभी होता ना, मन हो रहा कि सबको मार डालें, वो मानसिक हिंसा है, ठीक है। तो हिंसा का, अहिंसा, हिंसा, इनका पांचों जो व्रत होते हैं, इनका बहुत ही विस्तृत एरिया है। और ये मन, वचन, काय, तीनों से ही होते हैं। और इसमें सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मानसिक, है ना। जैसे अगर हिंसा का हम देखें तो यदि ए और बी की लड़ाई है और हमने ए को उकसा दिया कि ऐसा ऐसा, जाओ तुम तो मर्डर कर दो, अब ए ने बी को मार डाला, तो उसमें सबसे अधिक दोष किसका माना जाएगा? जिसके मन में ये हिंसा के ख्याल जागृत हुए। तो ये यम के 5 प्रकार हो गए। इसी तरह से नियम के 5 प्रकार होते हैं: शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, संतोष। शौच मतलब होता है शुद्धि, इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्धि आती है। ये शौच के लिए हमने 6 क्रियाओं में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। दंत शुद्धि, जिह्वा शुद्धि, जिसको धौती के नाम से पढ़ा था। तो ये पूरी शुद्धियां, शरीर को अंदर बाहर से साफ करना, स्वच्छ करना, शौच है। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे आगम ग्रंथ हैं उनको पढ़ें या बहुत अच्छी बुक्स को पढ़ें, वो स्वाध्याय है। दूसरा है कि कुछ ना पढ़ के हम सिर्फ अपना अध्ययन करें, कि अगर हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, अगर यहाँ हमें भेजा है तो कुछ तो कारण होगा, तो वो भी स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान मतलब हम जो भी करें वो ईश्वर को अर्पण कर दें, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। तप,
तप मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह पाना तप है। और संतोष जो चीज जैसी है उसको पाकर ही हम खुश हो जाएं तो संतोष है। फिर इसके बाद यम नियम के बाद आता है आसन। तो चूंकि आसन हमें पढ़ना भी है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे कि आसन के लिए सावधानियां क्या क्या रखना है। हमारा पेट एकदम खाली होना चाहिए, समतल भूमि होना चाहिए, मौसम के अनुसार आसन होने चाहिए, वस्त्र ढीले होना चाहिए, जहां हम करें वहां खुला और हवादार कमरा होना चाहिए, आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। और जब भी हम आसन करते हैं तो उसमें हमको अननेसेसरी अनावश्यक जोर नहीं, जैसे मसल्स जितनी स्ट्रेच हो रही हैं इजीली उतनी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले दिन ही शुरू करें और एकदम मसल्स को खींचना शुरू कर दें। और जब भी हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है या कोई ऐसी शारीरिक बीमारी है तो उस समय हमको आसन नहीं करना चाहिए। फिर जब हम आसन करते हैं तो भोजन भी हमको सात्विक लेना चाहिए। आसन के प्रारंभ और अंत मतलब विश्राम, यानी जब भी हम एक नया आसन शुरू करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। तो एक आसन हमने किया, उसके बाद विश्राम किया, फिर दूसरा शुरू किया। तो योग के अनुसार बोलते हैं कि अगर आपने कोई एक आसन को 1 मिनट किया या 30 सेकेंड होल्ड किया तो आपको 1 मिनट रेस्ट करना है। मतलब जितने समय आप उस आसन में रहते हैं उससे जस्ट डबल समय आपको रिलैक्सेशन करना है। और अगर डबल नहीं हो पाता है तो कम से कम सेम समय तो करना ही है। अगर आसन के दौरान आपको कहीं भी दर्द हो रहा है या पहले से दर्द हो रहा है तो बिना परामर्श के ना करें। रक्त यदि अत्यधिक अशुद्ध हो तो इनवर्ट वाले आसन ना करें जिसमें आपका सिर नीचे हो, पैर ऊपर हो। वार्म अप हमेशा करें और कूल डाउन हमेशा करें, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। अब आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ यह है कि आपके शरीर की कोई एक विशेष स्थिति, तो जैसे महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी है स्थिर सुखम आसनम, मतलब आपके शरीर की वो स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक सुख और शांति पूर्वक बैठ सकें, वो आसन है। तो आसन का है कि किसी भी एक बैठना, बैठने की पोजीशन या बैठने की विशेष प्रक्रिया, ये सब चीजें आसन के अंतर्गत आती हैं। ये आपको बता चुकी हूँ स्थिर सुखम आसन, है ना। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हम किस पे काम करते हैं? अपनी सांसों पे, और इसको अभी चूंकि आगे हम डिटेल में लेंगे इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में ये कहा जाता है कि जब भी आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो हमने यम नियम द्वारा अपनी मानसिक शुद्धि की, आसन द्वारा शरीर को दृढ़ और सशक्त बनाया, प्राणायाम द्वारा मन पर कंट्रोल किया। अब प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपने जो सेंस ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको बाह्य जगत से मोड़कर अंदर की तरफ कन्वर्ट कर लेना। जैसे आंखें हैं जो बाहर चारों तरफ देख रही हैं, उसकी जगह अंदर देखने की कोशिश करना कि हमारे अंदर क्या है, अंदर की ध्वनियों को सुनने की कोशिश करना। तो अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हुए बाह्य जगत से उन्हें इंट्रोवर्ट करना प्रत्याहार। और फिर यहाँ ये बहिरंग खत्म हुए, अंतरंग होते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि को हम सहज भाव में यदि समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप मान लीजिए कार चलाना सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में आप बहुत अलर्ट होते हैं कि अब हाँ अब गियर बदलना है। पहले आपके माइंड में क्लिक होगा, फिर आप गियर बदलेंगे, कोई सामने आ गया तो आप बड़े अलर्ट रहेंगे। अब जब वही आप बहुत 6 महीने तक करीब चलाते रहते हैं तो आप किसी से बात भी कर रहे होंगे और सामने कोई आया तो ऑटोमेटिक आपका पैर ब्रेक पे चला जाएगा।
आपकी बॉडी में वो रिफ्लेक्स एक्शन बन चुके होते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब 2-4 साल चला लेंगे तो आप फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी और आप ब्रेक लगा देंगे। वही अंतर है धारणा, ध्यान और समाधि में, कि धारणा जब हम करते हैं तो हमको कोई एक बाह्य लक्ष्य की जरूरत होती है जिस पर हम अपने आप को फोकस कर सकें। और जब ध्यान में आते हैं तो हमको वो लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है, हम उसको अंदर ही तलाश लेते हैं। और समाधि में हमको किसी भी लक्ष्य की ही जरूरत नहीं होती है, ना बाह्य ना अंदर। ठीक है, तो ये तीनों अंतरंग हो गए। अब हम आते हैं हठ योग पर अपने। हठ योग में 2 शब्दों से मिलके बना है, ह और ठ। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ठीक है, सूर्य और चंद्र इन दोनों नाड़ियों को मिला के बनता है हठ योग। हमने पहले भी बताया था कि योग के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और जिनमें से 3 प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। जिसमें ईड़ा होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, पिंगुला होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। तो ह किस चीज का प्रतीक है? सूर्य नाड़ी या पिंगुला का, या दाहिने नॉस्ट्रिल का। हमारे ये जो दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं ना, ये राइट नॉस्ट्रिल है, ये सूर्य का प्रतीक है, और जो लेफ्ट है ये चंद्र का। तो इनको स्वर बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? पिंगुला, दाहिना स्वर। और ठ जो है वो चंद्र नाड़ी या ईड़ा या बाएं साइड के स्वर का प्रतीक हो गया। और इन दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। हाँ, तो ये सुषुम्ना नाड़ी ही होती है जहां पर सारे चक्र जो हैं वो स्थित होते हैं हमारे शरीर। अब इस तरह देखिए, ये ह और ठ का बैलेंस क्या बनता है? ह हमारा है पिंगुला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल है, ये सन का प्रतीक होता है और ये फिजिकल एनर्जी क्रिएट करता है। प्लीज जिसका माइक अनम्यूट हो वो म्यूट कर ले प्लीज, माइक म्यूट कर लें प्लीज में हो जाएगा। और उसी तरह से जो ईड़ा है ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये चंद्रमा का प्रतीक है और ये मेंटल एनर्जी को जनरेट करता है। इसीलिए आपने देखा, अगर आप बहुत पहले की अगर व्यवस्थाओं पे जाएंगे तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होता है वो कौन से ब्रेन को करेगा कंट्रोल? राइट ब्रेन को। तो इसीलिए सुबह चूंकि मेंटल एनर्जी अधिक होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्योंकि उस समय आपकी मेंटल एनर्जी बहुत बढ़ी हुई रहती है। और जैसे ही वैसे ये हर पहर में, मतलब हर 40 मिनट या 1 घंटे में ये स्वर बदलते हैं। लेकिन लगभग 11-12 बजे के आसपास सूर्य नाड़ी चलने लगती है। तो जब सूर्य नाड़ी चलती है तो उस समय हमारी फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। उसी समय, पहले तो कृषि प्रधान देश था, तो उसी समय सब जाते हैं खेतों पर और जितना फिजिकल वर्क करना है वो कर लेते हैं। और शाम से फिर चंद्र नाड़ी। तो इसीलिए शाम का और रात का समय जो होता था सोने का पहले, वो पूजा पाठ में बिताया जाता था ज्यादातर। ये जो एक प्रथा बनी हुई थी। अब जब हम हठ योग में आते हैं तो हमने सबसे पहले हठ योग में 6 क्रियाएं हैं जो हम ये पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने 6 क्रियाओं को बहुत डिटेल में नहीं लिया है। ठीक है, फिर आसन। आसन में सूर्य नमस्कार इसमें नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने एक इसलिए लिया क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है योग जो भी करते हैं उनको सभी को आना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार में ये 12 मंत्र होते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, और ये 12 पूरे पोस्चर होते हैं मैम, जिनसे, हाँ, सूर्य नमस्कार हठ योग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और अष्टांग योग में, राज योग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ कुछ स्टेप्स अलग होते हैं ना उनके। हाँ, लेकिन सूर्य नमस्कार हठ योग में बहुत प्रिस्क्राइब नहीं है। मैक्सिमम बुक्स में सूर्य नमस्कार नहीं दिया गया। कुल 32 आसन दिए गए हैं, सॉरी 15 आसन दिए गए हैं हठ योग में। ठीक है,
लेकिन हमने इसलिए लिया है कि आपको ये मालूम रहे। ठीक है, अब जो हठ योग में जो कुल आसन दिए हैं वो ये 15 आसन दिए हैं। स्वास्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब इसमें देखिए ये जो स्वास्तिक आसन है और सिद्धासन है, पद्मासन है, इवन भद्रासन में भी कई लोग करते हैं, लेकिन ये जो तीन है स्वास्तिक, सिद्ध, पद्मासन, इसमें वज्रासन नहीं लिया गया है। ये जो तीन आसन है ये ध्यानात्मक आसन है। ठीक है, और जो भी हम प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी चीजें करते हैं वो मोस्टली इन तीन आसन में बैठ के करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये तीन ही क्यों है ध्यानात्मक आसन? बताइए आप में से कोई अगर इसको बता सकता है। मैम हम ज्यादा देर अपने शरीर को स्थित कर सकते हैं इन तीन आसन में बैठ के। मैम बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। स्पाइनल कोड अगर हमारी आप पद्मासन में, सुनिए, अगर मैं आपको पद्मासन में बिठा दूं तो थोड़ी देर में नमनेस आने लगेगी पैरों में। मैम इन आसन बहुत स्ट्रेट रहता है मैम इसमें। एक स्पाइनल मिनट कोड सीधी रहती है। देखिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए ये तीन और इसके अलावा एक वज्रासन जो कि इसमें नहीं है ना, ये चार आसन ही मेन ध्यानात्मक आसन माने गए हैं। ध्यानात्मक आसन का मतलब क्या होता है? ध्यान में हम किस शरीर के किस अंग पर विशेष कार्य कर रहे होते हैं? अपने ब्रेन पर। ठीक है, ध्यान में हमारा टारगेट ऑर्गन क्या रहता है? ब्रेन, है ना। अब ब्रेन हमेशा कैसा होता है? हार्ट के ऊपर होता है। तो चूंकि हार्ट को जो पंप ब्लड करता है और ब्रेन तक जाता है तो उसको एक ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो हमारे हार्ट के ऊपर लेवल के जो ऑर्गन है वहां पर प्रेशर हमेशा कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, अब आप किसी अंग का यूज कर रहे हैं और वहां ऑक्सीजन भी कम मिलेगी तो गड़बड़ होगा ना। यदि आप मान लीजिए हाथ बार बार चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई पत्थर तोड़ता है तो आप देखिए उसके ये मसल्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। कोई रिक्शा चलाता है तो उसके लेग मसल्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर उन्हीं को बार बार यूज कर रहा है और उनमें अधिक ऑक्सीजन, अधिक ब्लड मिल रहा है तो वो डेवलप हो गए। तो जब हम ये जो ध्यानात्मक आसन है, जैसे फर्स्ट स्वास्तिक आसन है, ठीक है, देखिए इसमें यदि हम देखें तो पैरों को एक इस तरह से बनाते हैं जैसे पद्मासन के लिए करते हैं ना, उस तरह से करते हैं, लेकिन एक पैर नीचे एक ऊपर रहता है और ऊपर वाले पैर की उंगलियों को थाई और काफ मसल के बीच में फंसा देते हैं और यहाँ पर भी यही प्रक्रिया करते हैं। तो इस स्वस्तिक आसन में देखिए हमने कमर के नीचे अपने पैरों को पूरी तरह से लॉक कर दिया। ठीक है, यदि इनको लॉक किया मतलब यहाँ सर्कुलेशन कम हो जाएगा और यहाँ पर आपका हार्ट है तो हार्ट तो सेम प्रेशर से पंप कर रहा है और नीचे सर्कुलेशन कम होगा तो ऊपर बढ़ जाएगा, होगा ना। तो हर ध्यानात्मक आसन जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है और उनकी कुछ कुछ विशेषताएं रहती हैं कि जब हम ध्यानात्मक आसन में कोई भी बैठते हैं, चाहे वो स्वास्तिक आसन हो, सिद्धासन हो या पद्मासन हो या वज्रासन हो, उसमें आपके पेल्विक से लेके टो तक, मतलब आपकी कमर से लेके आपके पैरों की उंगलियों तक का जो शरीर है वो इस तरह का पोस्चर बनाता है कि वो पूरा लॉक हो जाता है और लॉक होने से पेल्विक से नीचे की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, नीचे कम होने से ऊपर सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। दूसरा, ये आप किसी भी आसन में बैठे आप अपनी स्पाइन को बेंड नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रेट स्पाइन ही बैठना पड़ेगा। तो ध्यान के लिए या प्राणायाम के लिए ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट रूल है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो और भी बाकी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ये दो ऐसे हैं जो मेन है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक आसन हो गया।
गोमुखासन अर्ध पद्मासन की तरह हो गया या कुछ डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंस है। अर्ध पद्मासन में ये जो पैरों की उंगलियां होती है ना, ये थाई और काफ मसल के अंदर नहीं करते हैं, ऊपर ही रहती हैं। ठीक ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है। गोमुखासन, ठीक है। अब देखिए इनके जो सावधानियां हैं, जो लाभ हैं, वो सब आपको किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे, है ना। तो उस पर हम बहुत समय नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि वो मैं भी अगर हो सकता है मैं पढ़ के ही बताऊं आपको, तो मैं वो चीजें आपको ज्यादा डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये गोमुख आसन है। इसमें भी देखिए स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है, हालांकि ये ध्यानात्मक आसन नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इसमें आपका चेस्ट पूरा ओपन हो जाता है। फिर ये वीरासन है, ये कूर्मासन। इसमें आपकी दोनों एल्बो जो है नाभि के आजू बाजू पेट से लगी हुई रहती हैं, और आप आगे झुकते हैं तो ये पूरा पेट का हिस्सा आपकी कोहनियों से दबता है। कुक्कुटासन, ये उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन। ये जो सिद्धासन है ये सबसे अच्छा ध्यान का आसन माना जाता है, और लगभग आप देखिएगा कि काफी तीर्थंकर और जो बहुत उच्च लेवल के ऋषि मुनि होते हैं, उनकी जब वो ध्यान की अवस्था में फोटो या मूर्ति होती है तो वो सिद्धासन में बहुत ज्यादा मिलती है। पद्मासन, पद्मासन में अगर हम पीछे से इस तरह से पैर की उंगलियों को पकड़ लेते हैं तो ये बद्ध पद्मासन हो जाता है। सिंहासन, और लास्ट है भद्रासन। भद्रासन दो तरह का होता है। एक तो ये कई जगह बटरफ्लाई को बोला जाता है। बटरफ्लाई को कई जगह, क्योंकि बटरफ्लाई के नाम से आप सब लोग परिचित है इसलिए मैं वो शब्द यूज कर रही हूँ, कई जगह इसको बद्ध कोणासन भी बोला जाता है। और भद्रासन कई जगह, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं ना, और दोनों पैरों की उंगलियां वज्रासन में से अंदर रखते हैं, तो उसकी जगह बाहर रख दें, और जो दोनों एड़ी के बीच में जमीन बची वहां पर बैठे, तो कई बुकों में उसको भी भद्रासन बोला जाता है। अब हम आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम को हठ योग में अष्ट कुंभक के नाम से या कुंभक की कैटेगरी में रखा गया है। और ये अष्ट कुंभक में कौन कौन से हैं? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये 8 प्राणायामों का वर्णन है हठ योग प्रदीपिका में, और इन्हें अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है। तो यदि अष्ट कुंभक शब्द कहीं यूज होता है तो उसका मतलब यह है कि वो प्राणायाम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इसमें जो एक प्रसिद्ध सूत्र आता है वो ये आता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। इसका अर्थ होता है कि जब हमारी, जैसे अभी हमने आपको जब प्राणायाम बता रहे थे तो बोला था कि जैसे आप श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। तो इसमें यही बोला गया है कि जब प्राण चलायमान होते हैं तो चित्त भी चलायमान होता है, और जब आप प्राणों को रोक लेते हैं तो मन भी निश्चल हो जाता है। तो यदि मन को आपको वश में करना है तो वो आप श्वासों के जरिए ही कर सकते हैं। ये 8 प्राणायाम हैं, इनको भी हम अलग अलग देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि प्राणायाम किस पर डिपेंड है? ब्रीदिंग पर। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब, ये पिक्चर आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, तो फिर मैं स्क्रीन ऑफ करके मुझे आप लोग दिखें ऐसा करना चाहती हूँ। ये पिक्चर आप लोग ने देख लिया? यस मैम। ठीक है ना, इसमें ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करना है। ठीक है, जैसे ये इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेल कीजिए आप लोग भी। एक हाथ को नाभि पर रखिए, एक हाथ अपने नेवल पर रखिए और इनहेल कीजिए। अब फील कीजिए क्या हो रहा है, आपका पेट अंदर जा रहा है कि आपका पेट बाहर जा रहा है। और फिर एक्सेल करिए और फिर देखिए।
इनहेल करते हुए पेट बाहर आ रहा है और हाँ। एक्सेल करते हुए पेट अंदर जा रहा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ढेर सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका इससे अपोजिट हो रहा है। मैम जब ऐसे उनको ही हम होता है कि प्राणायाम, अरम योग का ही असर है, ये अरम योग में सिखाया था ना, इसलिए हमारा हाँ अब सही जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कि जब आप प्राणायाम की बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं तब पेट बाहर आ रहा है और इनहेल कर रहे हैं तो अंदर जा रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमको इस ब्रीदिंग को करेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर हम बोलते हैं ना, अक्सर ये शब्द आपने सुना होगा, यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो यौगिक ब्रीदिंग क्या होती है कि हम मोस्टली 3 तरह से ब्रीथ करते हैं। एक तो होती है एब्डोमिनल या डायफ्राम ब्रीदिंग, दूसरी होती है थोरेसिक या लंग्स ब्रीदिंग, और तीसरी होती है क्लेविकुलर या कॉलर ब्रीदिंग। तो ये 3 ब्रीदिंग जो होती हैं, जब हम ये तीनों ब्रीदिंग को यूज करते हैं तब वो यौगिक ब्रीदिंग कहलाती है। मतलब पहले अगर हम इनहेल करें तो नेवल को बाहर लाते जाएं, बाहर लाते जाएं। जब मैक्सिमम हमारा नेवल बाहर आ जाता है, उसके बाद और इनहेल करें तो हमारा चेस्ट एक्सपांड हो कि जितना हमारे रिब्स फैल सकते हैं फैलें। उसके बाद और ब्रीदिंग करें कि हमारे पूरे गले तक एयर भर जाए। ये इनहेल हुआ। और इनहेल को योग में क्या कहते हैं? पूरक। उसके बाद श्वास को रोकेंगे। श्वास रोकना क्या होता है? कुंभक। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो पहले हमारा एब्डोमेन और लंग्स दोनों मूव नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारी कॉलर बोन ब्रीदिंग है या क्लेविकुलर ब्रीदिंग है उसको हम आउट करेंगे। मतलब गर्दन से लेके गर्दन के आसपास जितनी एयर है उसको बाहर करेंगे, फिर रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जितनी भी हमारे लंग्स में ब्रीथ है, एयर है, उसको बाहर करेंगे, और सबसे लास्ट में नेवल को अंदर की तरफ ले जाएंगे और बाकी की बची हुई ब्रीथ को बाहर करेंगे। तो ये होती है यौगिक ब्रीदिंग। तो इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोग ने ऐसा सुना होगा कि वैली बहुत अधिक है, सिटअप्स कर लो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सामने वाला बोलेगा यार हम तो 100 सिटअप कर लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, वैली पोर्शन उतना ही का उतना है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम सिटअप करते हैं तो हमको एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करनी है, हमको थोरेसिक ब्रीदिंग करनी है। मतलब आपको जो पेट की मसल्स हैं वो एक बार अंदर खींच के टाइट करनी है, तो फिर वो टाइट ही रखनी है और सिर्फ आपके लंग्स से ब्रीथ करना है और सिटअप्स करने हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं ये छोटी छोटी हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई बार हमको जो बेस्ट इफेक्ट्स मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो प्राणायाम में ब्रीदिंग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं, मतलब पूरक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो नेवल है वो बाहर की तरफ आए, बेली आउट हो। फिर आपका ये जो लंग्स एरिया है ये चूंकि सामने की तरफ नहीं फैलता, ये साइड में फैलता है, तो ये एक्सपांड हो, और फिर ये नेक वाला पोर्शन। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो पहले नेक, फिर डायफ्राम और फिर बेली। तो जब हम ओम चेंटिंग करते हैं, आप लोग में से बहुत लोग करते होंगे, जब ओम चेंटिंग करते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप ये तीनों ब्रीदिंग करें, उसके बाद सिर्फ अ को चेंट करते हुए क्लेविकुलर ब्रीदिंग करें, ऊ को चेंट करते हुए लंग्स ब्रीदिंग करें, और म को चेंट करते हुए बेली ब्रीदिंग करें या एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। मैम एक बार मैम रिपीट प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए। को चैंट मतलब उसमें हमें ब्रीथ इन करना है कि ब्रीथ आउट करना है? आउट, आउट। ब्रीद इन नॉर्मल करेंगे, यौगिक तो ब्रीदिंग आपको करनी है। देखिए म यौगिक ब्रीदिंग, नेवल पे आया, म हमारा नेवल पे आया, इट मींस। हाँ ओके, ठीक है। सो जब आप ये 3 तरह की ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जो चेंटिंग टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके वाइब्रेशंस अलग आएंगे, इस चीज को क्लियर रखिए, कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। ब्रीदिंग आपको कैसी करनी है कि जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपको आपकी क्लेविकुलर ब्रीदिंग करनी, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप ब्रीद इन कर रहे हैं उसके अपोजिट सीक्वेंस में ब्रीद आउट करेंगे। लेकिन आपके जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे कि जैसे आपने मतलब अकार नाद किया,
तो जो अ के वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो आपके वैली के आसपास होंगे, ठीक है, और ऊ के जो होंगे वो हार्ट के आसपास होंगे, और म जो होगा वो आपके पूरे नेक पोर्शन पर वाइब्रेट होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हुआ? वाइब्रेशंस तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए मैम, हाँ जहाँ से बिल्कुल हम opposite है। हाँ हाँ ब्रीद आउट कर रहे हैं उससे ऑपोजिट हो गए। बिल्कुल। टिपिकल हो गया मैम ये तो बहुत ज्यादा। एक्चुअली देखिए ओम चैंटिंग है ना, यदि आपको परफेक्ट करना है तो वो उसको ही सीखने में 1 महीने लग जाता है, क्योंकि पहले तो आपकी ये जो मसल्स कंट्रोल होना चाहिए ना, कि यदि आपके रिब्स मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नेवल ना हो, तो ये मसल्स पर आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो ये सब सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो एक जनरल ओम चैंटिंग करना और एक प्रॉपर ओम चैंटिंग करना दोनों बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 8 प्राणायाम दिए हैं। मैम सूर्य भेद, आपने इनहेल को पूरक बताया, होल्ड करने को कुंभक बताया, और एक्सहेल हम्म। करने को क्या बोलेंगे? रेचक। रेचक। हाँ रेचक। इसमें देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम में बिल्कुल सिंपली हम सूर्य नाड़ी कौन सी है हमारी, राइट है ना, राइट से हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये सूर्य भेदी प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारा जो विंड पाइप है ना, मैम ये हाँ सूर्य का नाम फिर से एक बार बताइए। सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। क्योंकि देखिए इसमें सूर्य भेदी है, सूर्य नाड़ी कौन सी है, राइट है, राइट। तो ये राइट से स्टार्ट होगा। अब यही अगर हम चंद्र भेदी करेंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम भी होता है जो इसमें नहीं है, तो चंद्र भेदी यदि हम करेंगे तो वो किससे स्टार्ट होगा, चंद्र नाड़ी से। चंद्र नाड़ी कौन सी है, लेफ्ट है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट चंद्र भेदी हो जाएगा। अब ये 2 प्राणायाम क्यों हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम आप करोगे तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, आपकी जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी है उन सबको इंक्रीज करेगा। और चंद्र भेदी इसके अपोजिट है, मतलब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर बैलेंस करते हैं। तो इसका क्या रहता है कि जैसे बहुत तेज ठंड है, या हमारी बॉडी की तासीर बहुत ठंडी है, या हमको लो बीपी है, तो हम सूर्य भेदी करेंगे। और यदि बहुत तेज गर्मी है तो हम चंद्र भेदी करेंगे। हमारा बीपी ऑलरेडी हाई है तो हम चंद्र भेदी करेंगे। तो एक्टिविटी को कूल डाउन करना, कम करना चंद्र भेदी का काम है, और फास्ट करना सूर्य भेदी का काम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन चंद्र भेदी आपके इसमें नहीं है। उज्जाई प्राणायाम में हमको क्या करना है कि हमारा जो विंड पाइप होता है, आप अपने जैसे सलाइवा को अंदर करते हैं, एक बार अपने सलाइवा को अंदर निगल के देखें तो आपको यहाँ पर, यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं विंड पाइप अंदर जाता है, ये वाले पूरे मसल्स आप अंदर खींचते हैं, बस उनको वैसे ही खींच के इनहेल एक्सहेल करना। तो जब आप विंड पाइप को अंदर खींच के इनहेल एक्सहेल करेंगे तो अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो एक हल्का सा स्नोरिंग साउंड होगा, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तब आपने देखा होगा, लेकिन ऑथेंटिक यही है, ठीक है। मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम ने तो ऐसा बताया था, लेकिन ये जो मसल्स हैं ये लोगों को जल्दी से शुरू में कंट्रोल करते नहीं बनते हैं, है ना। वो आप लोग से शायद बन जाए क्योंकि आप लोग ने आरंभ योग में किया होगा। तो सिंपली उनको खींच के और इनहेल एक्सहेल करना है। लेकिन जब स्टार्टिंग में इन मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो चीज नहीं बन पाती है, तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसा पूरा पीछे ले जाओ, इसको खींच के रखो, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्ट्रेचिंग आएगी, और इनहेल एक्सहेल करो सीखने के लिए। सामने नेक पर आई स्ट्रेचिंग आपकी, तो स्ट्रेचिंग आने से ये इनहेल और एक्सहेल हमें माउथ से करने हैं कि नोज से करने हैं? नहीं, नॉस्ट्रिल से। और उज्जई में वैसे भी जब विंड पाइप में ले रहे हैं तो भी वो भी नोज से करना है? नोज से ही करना है। वो नोज से कैसे होगा? सिंपल देखिए मैं करके बताती हूँ। सिंपल इसको श्रिंक करना है,
एक हल्का सा साउंड सुनाई दिया आपको फ्रिक्शन का? बहुत मतलब बहुत लाइट साउंड होता है। जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो एक स्नोरिंग साउंड आता है ना हल्का सा, बस वही साउंड रहता है। ये उज्जाई थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है उनके लिए उज्जाई प्राणायाम, प्लस वोकल कार्ड में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर शीतकारी प्राणायाम, ये मोस्टली ये प्राणायाम हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई लोगों के टीथ सेंसिटिव होते हैं, तो डायरेक्ट हवा का टच आता है तो वो हार्मफुल होता है। यदि मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों के दांतों में कई बार होता है, पता नहीं रहता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, और इसमें हमको करना क्या है कि दोनों टीथ लाइन एक के ऊपर एक रखकर लिप्स को खोलना है और टीथ लाइन के बीच से इनहेल करना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है और मुंह को बंद करते हुए नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देना। ये शीतकारी है। इसकी जगह हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, टंग को ऐसे ट्यूब शेप बना के, मतलब साइड के जो टंग के कॉर्नर्स हैं उनको ऊपर उठाते हुए आपस में मिला लेते हैं, तो वो ट्यूब शेप बन जाती है। और थोड़ी सी अपनी लिप्स से बाहर निकाल के उस ट्यूब शेप टंग के थ्रू इनहेल करना है, मुंह बंद करके कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देना। ये शीतकारी। तो शीतकारी प्राणायाम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। तो अभी जैसे अब गर्मी शुरू हो रही है तो गर्मी में ये प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें हम इनहेल एक्सेल दोनों फास्ट करते हैं। जैसे कपालभाति में केवल एक्सेल फास्ट करते हैं ना, वैसे इसमें हम इनहेल भी फास्ट करते हैं, एक्सेल भी फास्ट करते हैं। और ये भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उनको इंक्रीज करता है। तो यदि किसी को हाई बीपी है तो उसको ये नहीं करना है, या कोई बहुत अधिक जिसकी फिजिकल एनर्जी बहुत अधिक है लेवल, उसको भी नहीं करना है। तो इस प्राणायाम को गर्मी में करने हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो मोस्टली ये ठंड के समय में हम कराते हैं। मैम भस्त्रिका में तो हाथ ऊपर नीचे भी होते हैं, इसमें नहीं दिखाया है। नहीं, एक्चुअली देखिए इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लॉजिक ये है कि आपको जो ब्रीदिंग करनी है वो लंग्स ब्रीदिंग करनी है, और आपके लंग्स तेजी से फूलने और श्रिंक होने चाहिए। जैसे एक वो लोहार की धोखनी होती ना, अब इंटेंशन इसका वही है। आप इसको चाहे ऐसे करके करिए, चाहे ऐसे करके करिए, चाहे सीधे हाथ रख के करिए, ठीक है। तो बहुत सारी जगह अलग अलग तरह के बहुत सारे तरह की चीजें मिलेंगी। कई बार नाम अलग अलग मिलेंगे, कई बार थोड़ा बहुत मेथड में चेंज मिलेगा, बट उनका इंटेंशन एक ही होगा कि ये इस रीजन, मतलब ये जो आपका डायफ्राम है ये तेजी से ऊपर नीचे हो। लंग्स सुकड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर जाएगा, लंग्स में हवा भरेगी तो डायफ्राम नीचे आएगा, ठीक है। नामरी तो काफी लोगों ने किया होगा। ये षटमुखी मुद्रा कहलाती है। इससे हम अंगूठे से कान को बंद करते हैं, फर्स्ट फिंगर आईब्रो के पास, दूसरी आईज के पास, तीसरी नॉस्ट्रिल, चौथा लिप्स, और डीप इनहेल करना है दोनों नॉस्ट्रिल से, और नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड या म का साउंड करना है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम म का साउंड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि अचानक हम तेज कर लें फिर धीमा कर लें, एक समान फ्रीक्वेंसी से वो हम साउंड को क्रिएट करें। मैम इसमें इनहेल बैली तक लेना है कि लंग्स तक? नहीं, यौगिक ब्रीदिंग जब तक स्पेशल नहीं बोला जाए ना तब तक आपको यौगिक ब्रीदिंग करनी है। जैसे भस्त्रिका में आपको लंग्स ब्रीदिंग बोला गया है, सो आपको चेंज करना है। अब इसके बाद ये दो प्राणायाम हैं जो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। एक मूर्छा प्राणायाम है। इसमें मोस्टली इस तरह से करते हैं कि गहरी लंबी सांस लेते हैं, मतलब पूरक किया, उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद मतलब थ्रॉट लॉक, चिन को कॉलर बोन के सेंटर में लॉक कर देना, और वैसे ही लॉक किए हुए एक्सेल करते हैं।
सो ये मूर्छा प्राणायाम कहलाता है। और लास्ट जो है वो प्लाविनी। तो प्लाविनी प्राणायाम मोस्टली फ्लोटिंग होता है, पानी में किया जाता है, और इसमें ऐसा बोलते हैं कि आप मैक्सिमम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए, मतलब अपने पेट को मैक्सिमम एयर के साथ भर लीजिए, तो आपका शरीर पानी में एक कमल के पत्र की तरह तैरता रहेगा। ये प्लाविनी प्राणायाम। तो इस तरह से ये सारे आसन और प्राणायाम, ठीक है, जो कि ये अपन ने किसके अकॉर्डिंग पढ़े हैं, हठ योग प्रदीपिका के। शॉर्ट में ही ध्यान में रखिए, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए कि किस रीजन में क्या हो रहा है, तो उस रीजन जैसे बेनिफिट है, हम किस किस के याद करेंगे, सब मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये याद रखिए कि हम किस रीजन पर काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो मोस्टली उससे रिलेटेड हमको बेनिफिट होंगे। तो थोड़ा ऐसा लॉजिकल यदि आप करेंगे तो आपको याद कम करना पड़ेगा। ओके मैम तो आपकी जैसे मैम कोई एग्जांपल से समझा दीजिए, जैसे भुजंगासन कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे वैसे। जैसे आप भुजंगासन कर रहे हैं ना, भुजंगासन में क्या सिचुएशन होती है, आप पेट के बल लेटते हैं, ठीक है, और अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं। अब अपर बॉडी को आपने ऊपर उठाया, आपने चिन को मैक्सिमम ऊपर उठाया, ये हिस्से में स्ट्रेचिंग आई, तो आपको थ्रॉट पर जितने भी होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसके बेनिफिट मिलेंगे। पीछे सर्वाइकल आपका कंप्रेस डिकम्प्रेस हो रहा है, सर्वाइकल के बेनिफिट मिलेंगे। प्लस जब आप ऊपर उठते हैं तो आपकी जो टेल बोन है वो पूरी आपकी स्पाइन ऐसे अपोजिट कर्व होती है, तो आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। तो ये जो है ये मेजर बेनिफिट होंगे भुजंगासन के। बाकी आपका कोई भी आसन ऐसा नहीं होगा कि जो बॉडी के सभी हिस्सों पे असर ना डाले, क्योंकि आपकी बॉडी एक यूनिट है, तो वो सभी हिस्सों पर असर डालेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि कोई एक टारगेट पॉइंट रहेगा और बाकी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप के आसन में क्या पोस्चर बन रहा है, किस ऑर्गन पर उसका मेन असर हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहां पर असर होगा उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। उज्जाई प्राणायाम में हमारा जो पूरा बकल कैविटी है ना, जिससे टीथ, लेकिन बस टीथ का है कि जो दोनों टीथ एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, दोनों टीथ लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, टंग रेस्टिंग पोजीशन में होती है, ठीक है। लेकिन कई बार उज्जाई प्राणायाम के साथ खेचरी मुद्रा यूज की जाती है, तो जब वो उज्जाई प्राणायाम खेचरी मुद्रा के साथ किया जाता है तब वो टंग को यू टर्न करके अपर पैलेट से टच करते हैं। लेकिन अगर सिंगल आप उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके दोनों टीथ लाइन के बीच में गैप होगा, बट आपकी टंग रेस्टिंग पोजीशन में होगी। ब्रीदिंग यदि करेंगे ना डेली, आप कोई भी प्राणायाम करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो यौगिक ब्रीदिंग के साथ करेंगे या नाड़ी शोधन है, तो ऑटोमेटिक आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। बट द कैपेसिटी डज आई मीन, मैं प्रैक्टिस करती हूँ वैसे, पर मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है कि मेरी एफर्टलेस नहीं होती वो ब्रीदिंग। हाँ, एक्चुअली शुरू में नहीं होगी, क्योंकि अभी आप जो भी एज की हैं, मान लीजिए आप 25 हैं, तो 25 तक तो आपने वही प्रैक्टिस की है ना, तो सडनली वो चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि आपके उसी प्रैक्टिस के लिए आपकी बॉडी यूज टू है। आप उससे हट के कुछ भी करेंगे तो आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इवन यदि आप झुक के चलने के या झुक के बैठने के आदी हैं, तो आपकी बॉडी उसी पोस्चर में कंफर्टेबल रहेगी। यदि आपको सही ढंग से बिठा दिया जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
ये चीजें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको आप करेक्ट करें ना तो आपको थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो आपको इसीलिए जैसे मैं जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करती हूँ तो मेरी पहली शर्त यही होती है कि भाई कम से कम 6 मंथ आप कंटिन्यू रहेंगे। मालूम पड़ा 1 महीने बाद आपने बंद कर दिया, मेरी भी सारी मेहनत खराब हुई, आपकी भी हुई, आपने भी जो टाइम पैसा, क्योंकि 1 महीने में ना थोड़ा फर्क लगेगा आपको, लेकिन बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। तो आपको थोड़ा लंबे समय तक ही ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 8 महीने से 1 साल आप अपने आप को मान के चलिए कि जब आप इतनी करते हैं